सेक्शन में आपके साथ नीलम दांगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होती है, क्या इनकी पहचान होती है और उपसर्ग और प्रत्यय क्यों जरूरी होते हैं, हमें उपसर्ग और प्रत्यय क्यों पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के बाद में आपको ये पढ़ने के बाद में कहीं और सर्च करने की, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में कहीं और सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम बहुत आसान भाषा में सीखेंगे। और देखिए, अगर आप सभी भागते हैं ट्रिक के पीछे, अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं एक बार तो आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ती, फिर आप ट्रिक भी खुद से बना लेते हैं, क्योंकि ट्रिक भी कॉन्सेप्ट से ही बनती है। कई अलग से ट्रिक से अलग रूल नहीं होते हैं ट्रिक को बनाने के। तो उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय देखिए शब्द होते हैं। ठीक है, शब्द होते हैं, शब्द वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, और जो शब्द होते हैं, पहले इसके बारे में बेसिक जानकारी दे रही हूँ मैं आपको कि जो शब्द होते हैं वो वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। आपके एग्जाम में डेफिनेशन भी आ जाती है शब्द की कि शब्द क्या होते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, और जो शब्द होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, शब्द क्या होते हैं पहले जान लेते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो शब्द क्या हो गया, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। देखिए व्यवस्थित इंपॉर्टेंट है, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गए रूढ़ वर्ड, ठीक है, रूढ़ शब्द, और एक हो गए, दूसरा हो गया यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक शब्द। हम जान रहे हैं कि यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो जो शब्द होते हैं वे दो तरीके के होते हैं, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द तो वे होते हैं जिनका हम खंडन नहीं कर सकते, जिनकी हम संधि नहीं कर सकते, जिनको हम विभाजित नहीं कर सकते। जैसे ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट आपको ध्यान से इनको नोट भी करना है और समझना भी है। तो आप नोट बाद में कीजिएगा, पहले इनको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जैसे दिन, दिन का हम भी खंडन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। घर, ठीक है, मुंह, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं रूढ़ शब्द। और यौगिक शब्द क्या होते हैं, जिनका हम विखंडन कर सकते हैं या जो मेल से बना होता है। ठीक है, जो वर्णों के मेल से बना, शब्दों के मेल से बना होता है। जैसे विज्ञान है, विज्ञान, विज्ञान क्या है, वी प्लस ज्ञान। ठीक है, वी प्लस ज्ञान, तो इसका क्या कर दिया, इसका हमने खंडन कर दिया, इसको विभाजित कर दिया, वी प्लस ज्ञान। जैसे सामाजिक है, सामाजिक, सामाजिक को क्या है, सामाजिक में क्या है, समाज प्लस एक, समाज प्लस एक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सामाजिक। तो यौगिक शब्द वे हो गए जिनका हम विखंडन कर सकते हैं या जिनको हम विभाजित कर सकते हैं, वे हो जाएंगे यौगिक शब्द। और जिनको हम विखंडन नहीं कर सकते हैं वे हो जाएंगे रूढ़ शब्द। जैसे दिन, घर, मुंह यौगिक शब्द हो गए। जैसे विज्ञान, सामाजिक, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, तो हम वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो उपसर्ग होता है, अब आते हैं हम उपसर्ग पर कि उपसर्ग क्या होते हैं। ठीक है, और उपसर्ग की जरूरत क्यों पड़ती है हमें पढ़ने के लिए। तो आप एक बार इसको ध्यान से देखिए। तो अब देखते हैं उपसर्ग के बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं हम पहले, और इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग का मतलब होता है उप प्लस सर्ग। उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है क्या, उप जमा सर्ग। उप यानी समीप, समीप या पास। ठीक है, सर्ग मतलब सृष्टि करना, सृष्टि करना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे डीएलएड वाले हैं, डीएलएड के एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि उपसर्ग की परिभाषा लिखिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, शब्द की परिभाषा लिखिए, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी मैंने जो आपको बताया है बेसिक सी जानकारी, तो वो इसलिए बताई है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग यानी उप का मतलब समीप और सर्ग का मतलब सृष्टि करना। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, उपसर्ग।
तो इसकी एक आसान सी डेफिनेशन और हो जाएगी उपसर्ग की, कि उपसर्ग, आप इसको नोट कीजिएगा, कि किसी शब्दांश, कोई शब्दांश शब्द अन्य शब्द के साथ जुड़कर एक नया रूप बनाता है या उसका एक नया अर्थ निकालता है, तो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, कोई शब्दांश, इसको हम समझेंगे अभी उदाहरण के द्वारा। कोई शब्दांश जब किसी शब्द के साथ जुड़कर, ठीक है, कोई शब्दांश किसी शब्द के साथ जुड़कर, किसी शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। कैसे परिवर्तन करता है, या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या उसका एक नया अर्थ निकालता है। ठीक है, तो उपसर्ग कहलाता है। ये आपके एग्जाम में डेफिनेशन आ सकती है कि उपसर्ग की परिभाषा लिखिए, प्रत्यय की परिभाषा लिखिए, शब्द की परिभाषा लिखिए, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, आपको ट्रिक पे नहीं जाना है। अगर आप इसको मेथड को आसानी से समझेंगे, आराम से समझेंगे, तो आप ट्रिक तो खुद ही बना लेंगे, क्योंकि जब भी आपको शब्द दिया जाएगा उसमें उपसर्ग और प्रत्यय छांटना होता है। जब तक आप नहीं समझोगे तो नहीं कर सकते। तो कोई शब्दांश किसी शब्द के साथ जुड़कर और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वो उपसर्ग कहलाता है। कैसे? ठीक है, अब देखिए कैसे, कि जैसे एक शब्द है हार। ठीक है, हार शब्द है। हार शब्द का क्या अर्थ होता है? हार शब्द का अर्थ होता है पराजय। ठीक है, हार शब्द का पराजय होता है। अगर इसमें हम देखें, यहाँ पर शब्दांश कहा गया है, पूरा शब्द नहीं, शब्दांश। ठीक है, वर्डों पे आप फोकस कीजिए। अगर मैं हार में क्या करूं, पर जोड़ दूं। ठीक है, पर प्लस हार। देखिए, ये मूल शब्द है और ये प्रत्यय है। यहाँ पर ये प्रत्यय है और ये मूल शब्द है, तो क्या हो जाएगा, पर हार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नया शब्द मिल गया है, पहाड़। अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूं, हार में मैं आ जोड़ दूं, आ प्लस हार, तो ये क्या हो जाएगा, आहार। ठीक है, आपको अच्छे से क्लियर हुआ? ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आई कि इसमें ऐसा क्यों वो लगाया है कि किसी शब्दांश के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो देखिए, हार कोई मूल शब्द था जिसका अर्थ होता है पराजय। हमने इसमें उपसर्ग जोड़ा, उपसर्ग यानी इसके आदि में, शब्द के साथ जुड़कर किसी शब्द के आदि में। ठीक है, किसी शब्द के आदि में यानी इसके शुरुआत में जुड़कर। जो उपसर्ग होता है वे शुरुआत में जुड़ते हैं और जो प्रत्यय होता है वे इसके शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जोड़ा हमने हार में, तो पर हार। ठीक है, शब्दांश किसी शब्द में जुड़कर एक नया शब्द बना दिया, ये क्या हो गया, परहार। एक उपसर्ग है आ, आ को हार में जोड़ा तो क्या बन गया, आहार। अगर मैं यहाँ पर सम प्लस हार, ठीक है, सम प्लस हार करूँ तो ये क्या हो जाएगा, संहार। ठीक है, तो यहाँ भी एक नया वर्ड आ गया। आहार मतलब भोजन होता है, संहार मतलब विनाश होता है। तो यहाँ पर अब आप समझ सकते हैं कि उपसर्ग क्यों इम्पोर्टेंट है और उपसर्ग क्यों पढ़े जाते हैं और इनका क्या महत्व है। ठीक है, यहाँ से आपको सारी बातें अपने आप ही क्लियर हो गई होगी। दोबारा से देखते हैं कि उपसर्ग, उप यानी समीप, पास, और सर्ग मतलब सृष्टि करना, किसी शब्द के साथ जुड़कर, किसी शब्द के आदि में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करना उपसर्ग होता है। ठीक है, और ये कैसे होता है, उदाहरण के द्वारा समझे कि जैसे कोई हार शब्द है, वर्ड है, और इसमें हमने प्रत्यय जोड़ दिया, पर जोड़ दिया, पढ़ार हो गया, नया वर्ड बना दिया, आ जोड़ दिया, आहार हो गया, नया वर्ड जोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार हम उपसर्ग बनाते हैं। जो संस्कृत में उपसर्ग होते हैं और हिंदी में उपसर्ग होते हैं और उर्दू फारसी के उपसर्ग होते हैं, अब उनके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आप इनका नोट्स भी बना लीजिए। आप बिल्कुल भी रटे नहीं, आप अगर साथ के साथ मुझे बोलते हैं इनको तो आपको अभी के अभी याद हो जानी है ये। ठीक है, आप इनको समझिए कि ये कैसे होता है, ये क्यों जरूरी है, कब, क्यों, कहा, कैसे, किस लिए, हमें क्या पता चलेगा जब तक आपको इन सवालों के जवाब खुद नहीं ढूंढ लेते, तब तक आपको ऐसे ही कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
रहेगा। ठीक है, जब तक आपका ये डाउट क्लियर हो जाएंगे तो आपका अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको नोट कीजिए एक बार, फिर आगे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरण को समझेंगे। अगर आप इनको समझ लेते हैं, इनमें से आप उपसर्ग को पहचान लेते हैं, तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका डीएलएड क्यों ना हो, तो आप उसमें कहीं भी ये क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। तो आपको ध्यान से समझना है कि कैसे, ठीक है ना, कैसे का जवाब आपको इसमें खुद से ढूंढना है। तो देखिए, जैसे संस्कृत में उपसर्ग की संख्या होती है 22 होती है, और जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं वे 13 होते हैं। ठीक है, तो पहले हम संस्कृत के उपसर्ग समझेंगे और फिर हम हिंदी के उपसर्ग को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग है। अब यहाँ पर देखिए उपसर्ग, ठीक है, जैसे अत्यधिक शब्द है, अत्यधिक शब्द है, अत्यंत है, अतिशय है, तो इनमें उपसर्ग ढूंढना है आपको। इसमें उपसर्ग क्या है, अत्यधिक में अति, अत्यंत में अति और अति प्लस अधिक। ठीक है, अति प्लस अंत, अति प्लस शय। ठीक है, तो ये ऐसे हमको उपसर्ग, जैसे आप संधि पढ़ते हैं, संधि में आप संधि विच्छेद करते हैं, एक मूल शब्द होता है और एक जो संधि बनती है। ठीक है, तो देखिए अभी कुछ को डाउट होगा कि इसमें जैसे ये है अत क्यों नहीं आया। ठीक है, अत क्यों नहीं आया, तो आपने जब यन संधि पढ़ी होगी या जब हम यन संधि पढ़ेंगे तो वहां पर हम समझेंगे कि ई प्लस ए क्या हो जाता है, यन संधि में यह हो जाता है। ठीक है, ई और ए क्या हो जाता है, यह हो जाता है। तो देखिए जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे अत्यधिक का, तो ये क्या हो जाएगा, अत्यधिक। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ए, ठीक है, और ते, और देखिए यहाँ पर ये है, अगर हम ई प्लस ए करें तो ये क्या हो गया, ये हो गया ये। ठीक है, तो जब इसका हम विच्छेद करेंगे ये आ जाएगा तय पर, ठीक है, जमा और दिक। ठीक है ना, यहाँ पर क्या बचा, दिक, और ये ए बच गया, तो अधिक आ गया यहाँ पर, ये अधिक। ठीक है, तो इसमें से हमें उपसर्ग पता चल गया, इसमें अत्यधिक में अत नहीं अति उपसर्ग होगा। ठीक है, आपको इस तरीके से इनको समझना है। ठीक है, रटना नहीं है कि अत्यधिक में क्या उपसर्ग है, अति, अत्यंत में क्या है, अति, अतिशय में क्या है, उपसर्ग अति। ठीक है, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि इसमें उपसर्ग छांटना है। ठीक है, आपको उपसर्ग छांटना है, या उपसर्ग के अति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो अति उपसर्ग से क्या बनता है, अत्यधिक बनता है, अति, अत्यंत बनता है, अतिशय बनता है। अब ठीक है, बहुत सारे इसके अनेक उदाहरण है। तो अब देखिए अधिकार, ठीक है, अधिकार में उपसर्ग है अधि प्लस कार। ठीक है, अधिनायक, ये अनु उपसर्ग हो जाएगा। अनुचर में क्या उपसर्ग है, अनु, अनुसार में उपसर्ग है अनु। अपयश देख लीजिए, अपमान देख लीजिए, इसमें क्या उपसर्ग है, अप उपसर्ग है। अपमान में अप उपसर्ग है। तो आपको ऐसे उपसर्ग पहचानना है, जो वर्ड दिए जाएंगे आपको उसमें आपको ऐसे ही उपसर्ग पहचानना है। अभिमान में क्या उपसर्ग है, अभिमान, अभि। ठीक है, तो ये सभी उपसर्ग दिए गए हैं कि जैसे अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उद, उप, दूर, दुस, निस। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके विसर्ग संधि में भी काम आएंगे आपको। अगर आप यहाँ पे समझ लेते हैं तो आपको विसर्ग संधि समझने में भी आसानी होगी और आप इनको भी अच्छे से समझ लेंगे। जैसे निर उपसर्ग है, निर्जन में क्या होगा, देखिए यहाँ पर निर्जन है। ठीक है, तो निर्जन में क्या उपसर्ग होगा, निर प्लस जन, इसका हमें उपसर्ग हो जाएगा निर, और मूल शब्द क्या हो जाएगा इसमें जन। ठीक है, तो जन में हमने, जन मूल शब्द है और जन में हमने निर उपसर्ग लगा दिया है, तो इसका अर्थ चेंज हो गया है निर्जन। ठीक है, जैसे निराकार है, निराकार, तो इसमें क्या किया, आकार कोई वर्ड था, इसमें हमने निर उपसर्ग जोड़कर इसका अर्थ बदल दिया है निराकार। ठीक है, जिसका कोई आकार नहीं होता। तो इस प्रकार हम इन सभी को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, आपको उपसर्ग कैसे छांटने हैं। और ये अपना यहाँ पर मैंने सारी इसकी टेबल बना दी है। संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं 22 उपसर्ग होते हैं, इनके उदाहरण आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये सभी पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे अब इनको समझ लेते हैं। अभियान में क्या उपसर्ग है, अभि। अभिषेक में क्या उपसर्ग है, अभि। ठीक है, अवगुण में क्या उपसर्ग है, अव।
अवतार में क्या उपसर्ग है? आउट। ठीक है, तो इसी प्रकार हम उत्कर्ष है, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट हो गया मैं उन पर निशान लगा दूंगी। तो उत्कर्ष, उत्कर्ष में क्या उपसर्ग है? ठीक है, उत्कर्ष में उपसर्ग होगा उत। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये हलंत भी लगा है इसमें, क्योंकि यहाँ पर उत आधा दिया गया है, पूरा उत नहीं है। ठीक है, तो उत्तर में क्या उपसर्ग होगा? उत। ठीक है, तो ये सभी उपसर्ग हो जाएंगे और ये इनके शब्द हो जाएंगे। ठीक है, जिससे नया शब्द बना है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको थोड़ा अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, और बाकी आपको अगर इनका पीडीएफ भी चाहिए, ठीक है, तो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप इसकी टेंशन न ले, आपको बस समझना है। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं, हम उनको पहचान लेते हैं, उनका उदाहरण समझ लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब ये देखिए, संस्कृत के उपसर्ग को आपने समझा। संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, उनके वे उपसर्ग कौन कौन से होते हैं और उनके उदाहरण। ठीक है, अगर आपने वे उदाहरण अच्छे से समझे हैं तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव आपका एग्जाम हो, उसमें उपसर्ग का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से छाड़ सकते हैं, उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए हिंदी के उपसर्ग, हिंदी में क्या होता है? हिंदी में 13 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, उनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं कैसे होते हैं और आपको कैसे उनको सिलेक्ट करना है। तो देखिए, ए अन के हु दू नी ओ भर सु अद उन पर बिन, ये हिंदी के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, इनके शब्द जैसे अछूता, अथा, तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि इसमें उपसर्ग छाटना है आपको। तो अगर आपको पता है ए उपसर्ग होगा तो ए प्लस छूता। ठीक है, तो ये उपसर्ग हो जाएगा। अथा में ए उपसर्ग हो जाएगा। अनमोल में अनुपसर्ग है, अनपढ़ में अनुपसर्ग है। ठीक है, कपूत में क्या उपसर्ग है और कचोट में क्या उपसर्ग है। ठीक है, तो आप ये सभी उदाहरणों को अच्छे से पढ़िए, समझिए। आपको ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कुछ उदाहरण इसके ये है, अद, अधपगा, अधमरा, 29, 69, पर में परलोक, परसर्ग। तो जैसे परसर्ग है, इसमें उपसर्ग क्या है? पर उपसर्ग है, आप छाट लेंगे आसानी से। जैसे बिन बादल, बिन जाने। ठीक है, तो बिन बादल बरसात, तो बिन बादल में क्या उपसर्ग है? बिन बादल में बिन उपसर्ग है। ठीक है, तो ये कुछ उपसर्ग है, इनके उदाहरण है। अगर आप आपने ये अच्छे से पढ़े हैं तो आप कोई भी कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम प्रत्यय पे डिस्कस करेंगे और उनके उदाहरण को हम अच्छे से समझेंगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। टेक केयर।